हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोगों ने ज्योग्राफी GS1 के अंदर जो टॉपिक है उसकी आंसर राइटिंग के बारे में जानना है। ज्योग्राफी में हम लोग 3 सेशन लेंगे। इन सेशंस में हम लोग जानेंगे पहले मेंस के अंदर ज्योग्राफी का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस क्या रहेगा। देखिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर जनरली जब हम लोग ज्योग्राफी को अप्रोच करते हैं तो हम उसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, कई बच्चे इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बोलते हैं। साथ ही साथ हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए बच्चे फिजिकल और कॉन्टिनेंट को मिला के वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम से पुकारते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब क्या है, कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या है कि आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा, साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा, अफ्रीका पढ़ा, तमाम सारे कॉन्टिनेंट्स को आप लोगों ने स्टडी किया, फिजिकल एस्पेक्ट को स्टडी किया। ये वाले जो दोनों पोर्शन है दीज आर पर्टिकुलरली रिलेटेड विद द प्रीलिम्स पार्ट। मेंस के अंदर एक्सप्लिसिटली कमीशन ने प्रपोज किया है GS1 के अंदर कि इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा, तो सिलेबस भी उसी के मुताबिक है, जैसे स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, है ना, सॉइल ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो सारी चीजें दे रखी हैं ये सब कुछ इंडियन ज्योग्राफी के मुताबिक है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजिकल सेटअप ऑफ इंडिया, ये फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। फिर ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ इंडिया को प्रपोज किया गया है, जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन पॉपुलेशन, विलेजेस, सेटलमेंट, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन। तो कुल मिला के जो मेंस के अंदर ज्योग्राफी का सिलेबस है इट इज जस्ट इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया का फिजिकल एस्पेक्ट, इंडिया का ह्यूमन एस्पेक्ट। इसी से हम लोग अपने सेशंस को कंडक्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने फिजिकल एस्पेक्ट के सवालों को उठाना है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी की डोमेन से आज तक हिमाचल में आए थे, वो सारे क्वेश्चंस को थीम वाइज एंड टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लिए। जैसे एक पोर्शन है, जैसे मैं बोलता हूं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इस फिजिकल फीचर में सॉइल्स है, वेजिटेशन है, क्लाइमेट है, इंडिया का फिजियोग्राफी है और इंडिया की रिवर्स है, इन सबको मिला के बोला जाता है फिजिकल फीचर। अधिकांश सवाल पहले इसी पोर्शन से आए हुए हैं। तो इनमें से अगर आप देखोगे अभी तक जो पिछले 8 साल के अंदर, जब से सिलेबस चेंज हुआ है 7 साल के अंदर, आपके 16 सवाल इस पोर्शन से आए हैं। उसके अलावा सवाल देखिए, इंडस्ट्री से एक सवाल आया है, सेटलमेंट से सवाल आए हैं, पॉपुलेशन से सवाल आया है, ट्रांसपोर्टेशन से, जैसे ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया एंड थ्रो लाइट ऑन ट्रंक एयर रूट्स, तो ये पिछले साल का सवाल है। ऐसी एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। तो ये सारे अलग अलग डोमेन से सेग्रीगेट किया गया है, सवालों को आपके साथ शेयर किया गया है। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, इसको जरूर जो लोग सीरियसली एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ताकि एक इंसाइट मिल पाए, इस तरह के सवाल आप पहले कमीशन पूछ चुका है ताकि आपको क्लैरिटी हो कि ये सवालों को हमने इस तरह से कवर करना है। क्लियर? अब इसी के साथ साथ पहले सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। सवाल बहुत सीधा है और पूछा गया है डिस्कस द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दो शब्द डाले हैं, डिस्कस द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू की किस तरह से उसकी बनी है, कैसे बना है वो, और क्या उसके आज की मौजूदा तौर पे उसके कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, उसके ऊपर सवाल है। तो देखिए डेक्कन प्लेटू को, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले डेक्कन प्लेटू को इंट्रोड्यूस करेंगे भैया, डेक्कन प्लेटू भारत के किस हिस्से में सिचुएटेड है, और उसको सपोर्ट करने के लिए एक डायग्राम जरूर बनाएंगे। ऑल्दो मैंने डायग्राम लास्ट के अंदर दिया है, लेकिन आपके लिए आवश्यक नहीं है। आपके लिए आवश्यक है कि इसी के साथ जब इंट्रोड्यूस करो तो डेक्कन प्लेटू की एक शक्ल भी बना दो। फिर बताओगे कि कैसे बना था, किस समय काल में, कि क्रिटेशियस पीरियड में जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी नदर्नली डायरेक्शन के अंदर, और उसी टाइम पे रीयूनियन हॉटस्पॉट के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हुए जिससे डेक्कन प्लेटू का निर्माण हो गया। और डेक्कन प्लेटू जो है हार्ड इग्नियस रॉक का बना हुआ प्लेटू है। जब इसको इंट्रोड्यूस करोगे तो इसके बारे में आप बताएंगे कि इस जो है एक छोर से दूसरे छोर तक वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट के बीच में सिचुएटेड है। आप उसकी लोकेशन बताओगे कि नर्मदा से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और इसका जो एरिया है वो 1.8 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का टोटल एरिया डेक्कन प्लेटू हमारा होल्ड करता है, जो कि तकरीबन तकरीबन 1/3 हिस्सा भारत का कंसिडर्ड किया जाता है। तो इतना बड़ा हिस्सा जो है डेक्कन प्लेटू होल्ड कर रहा है। साथ ही साथ आप बताओगे इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 1000 मीटर के आसपास पाई जाती है। तो इस तरह से हम डेक्कन प्लेटू को कर दे, डेक्कन प्लेटू को समझा भी दिया कि किस तरह से बना, और उसी के टाइम पे हम बताएंगे जब इंडियन प्लेट नदर्ली डायरेक्शन में मूव करी थी तब डेक्कन प्लेटू का निर्माण हुआ। लेकिन जब टकराव होता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ, उस टकराव के टाइम पे उसका इंपैक्ट डेक्कन प्लेटू को भी देखने को मिलता है, और डेक्कन प्लेटू में एक टिल्ट आ जाता है टूवर्ड्स द ईस्ट, और इसलिए आप देखेंगे सारी नदियां जो हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। तो इस तरह से डेक्कन प्लेटू को आपने इंट्रोड्यूस किया। फिर दूसरे भाग को बताओगे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक बताओगे, अलग अलग प्रकार के। अब ये फिजिकल ज्योग्राफी की डोमेन से बाहर आ गया हम। आप बताओगे वहां पे फॉरेस्ट है, आप बताओगे वहां पे ट्राइब्स हैं, आप बताओगे वहां पे रिवर्स हैं, आप बताओगे वहां अजंता और अलोरा की केव्स हैं। ये सारी तमाम बातें जो है वो डेक्कन प्लेटू की कैरेक्टर है। वहां पे ब्लैक सॉइल है जिसकी वजह से सर्टेन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है। तो अब आप अलग अलग फीचर्स को, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है,
उन सबको खोलना शुरू कर दोगे। तो डेक्कन प्लेटू में आप क्या बताओगे कि वहां यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अजंता एलोरा की केव्स हैं, वहां एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जनरली किस प्रकार का है वो भी बताओगे, वहां पे कॉटन टेक्सटाइल, क्योंकि कॉटन उगता है ब्लैक सॉइल के अंदर, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है वहां पे, शुगर इंडस्ट्री है क्योंकि शुगर केन फार्मिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो ऐसे ही इन सारी जगहों पे जैसे हैदराबाद, वारंगल, कुर्नूल, ये सारी जगहों को मेंशन करोगे, नदियों के नाम मेंशन करोगे कि यहाँ पे नदियां हैं, ट्राइब्स के बारे में बताओगे, चाहे वो नीलगिरीज की ट्राइब्स हो ये सारे, तो ये सारे ट्राइब्स के बारे में बताओगे, और कैसे डेक्कन प्लेटू में इन रिवर्स ने सिविलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और यहाँ पे देखिए डेक्कन प्लेटू इस तरह से आपने डिजाइन भी कर दिया। तो ये डेक्कन प्लेटू के बारे में जो नोट है वो नोट हम लोगों ने लिखा। क्लियर? तो ये बड़ा सीधा सवाल आता है ज्योग्राफी में से ना, फिजिकल ज्योग्राफी में या किसी और एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, चाहे वो ह्यूमन, सवाल सीधा आएगा, कंटेंट अपनी जेब में होगा तो हम उसको निभा लेंगे। देखिए अगला सवाल देखते हैं, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसूनल रेन इन इंडिया। तो मॉनसूनल रेन के ऊपर कुछ बताना है हमें और डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। सबसे पहले डिफाइन क्या करोगे इसमें, मॉनसून को डिफाइन करोगे कि मॉनसून का मतलब क्या है, रिवर्सल ऑफ द विंड। तो रिवर्सल ऑफ विंड से मॉनसून को शुरू करोगे और बताओगे मॉनसून का मतलब है रिवर्सल ऑफ द विंड। और इंडिया में सर्दियों के टाइम पे, विंटर्स में, आप ऐसे डायग्राम के थ्रू बताओगे, विंटर्स में जो सर्कुलेशन है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का है, और समर्स में जो सर्कुलेशन है वो साउथ वेस्ट विंड्स का है। तो इस तरह से विंटर और समर्स के अंदर अलग अलग प्रकार की विंड चलती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसूनल रेन बोला है तो आप दोनों बताओगे। जनरली अधिकांश जब मैं आंसर भी चेक करता हूं तो बच्चे एक ही साइड लिखते हैं, मॉनसून का मतलब वो गर्मियों में आजकल जो बारिश चल रही है इसकी चर्चा करते हैं, मॉनसून का मतलब रिवर्सल है, तो सर्दियों की भी जो बारिश है वो भी मॉनसूनल विंड्स की वजह से हो रही है, तो उसके ऊपर लिखना है। तो मॉनसून को आप डिफाइन करोगे भारत के अंदर और बोलोगे अधिकांश बारिश जो है भारत के अंदर समर्थ में हो रही है, कुछ बारिश विंटर में हो रही है, और कुल मिला के भारत के अंदर बारिश जो है 100 से 120 दिन जो है गर्मियों में होती है। और टोटल रेनफॉल अगर भारत में देखी जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 118 और कई जगह 119 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। अब आप आइडेंटिफाई करोगे कि गर्मियों की मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा ना, अगर आप देखोगे कि कहां कहां पे बारिश हो रही है तो आप बताओगे कि गर्मियों में कहां पे बारिश हो रही है, और साथ में एक डायग्राम मैंने लास्ट में बनाया हुआ है आपकी आसानी रहे ताकि, तो डायग्राम आप जो है गर्मियों में मॉनसून का डायग्राम बनाओगे तो आप बताओगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसूनल रेन इन इंडिया, समर मॉनसूनल रेन। तो समर्स में कहां कहां पे बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश वेस्टर्न घाट्स के ऊपर होती है, अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होती है तो आप बोलोगे जो वेस्टर्न घाट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, दे रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, और यहाँ पे साउथ वेस्ट जो है मॉनसूनल विंड्स आती हैं और बहुत अच्छा रेनफॉल पैटर्न देखने को मिलता है। उसके अलावा भारत के अंदर अधिकांश बारिश जो है 80% इसी समर मॉनसून से रिसीव होती है। भारत का एक हिस्सा है जहां इस समर मॉनसून की बारिश नहीं पहुंच पाती, जो कि अरावली इसका वेस्टर्न पार्ट है, लद्दाख वाला जो रीजन है दैट इज ट्रांस हिमालयस, वहां पर भी बारिश नहीं पहुंच पाती है। तो ये कुछ एरियाज हैं, 3 एरियाज, कोरोमंडल कोस्ट में बारिश नहीं पहुंचती मॉनसून गर्मियों की, ऐसे ही कोल्ड डेजर्ट ऑफ लाहौल स्पीति एंड लद्दाख यहां पे नहीं पहुंचती, और अरावलीज का जो वेस्ट वाला पार्ट है वहां पर भी मॉनसून की रेनफॉल नहीं पहुंचती। जैसलमेर उसका एग्जांपल है कि बहुत नामात्र के बराबर वहां बारिश होती है। तो ये 3 जगह हैं जो अछूते रह जाते हैं हमारी समर मानसून से। फिर हम विंटर मानसून में आ जाएंगे। अच्छा, समर मानसून के लिए क्या बातें लिख रहे हैं, हम बोल रहे समर मानसून का अचानक से स्टार्ट हो जाना 1 जून को बोला जाता है बर्स्ट ऑफ इंडियन मानसून, और ये जो मानसून है यहां बीच बीच में ब्रेक लगती रहती है जिसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ इंडियन मानसून। जैसे आप देखते हो 2-3 दिन बारिश हो रही है, फिर 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक कोई बारिश नहीं है, तो ये जो स्पेल में रेनफॉल हो रही है इसी को बोल रहे हैं हम लोग ब्रेक इन इंडियन मानसून। ऐसे ही दूसरा एस्पेक्ट आता है विंटर मानसूनल रेनफॉल। विंटर मानसूनल रेनफॉल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम बताएंगे कि विंटर्स के अंदर जो हवा का संचलन है कुछ इस तरह से रहता है, डायग्राम के तहत बताओगे, जहां पे नॉर्थ ईस्टर्ली जनरली डायरेक्शन रहती है। विंटर में मानसून को रिट्रीटिंग मानसून बोला जाता है और इस समय अधिकांश भारत के अंदर बारिश नहीं होती है। नवंबर से जो फरवरी वाला टाइम है इसमें बारिश नहीं होती है। केवल जो कोरोमंडल कोस्ट है जो कि गर्मियों में अछूता रह गया था, उस कोरोमंडल कोस्ट पे वी रिसीव रेनफॉल। तो यहां पे हम बताएंगे कि केवल कोरोमंडल कोस्ट में जो है रेनफॉल रिसीव हो रही है, इसको मेंशन करेंगे। और जनरली जो है ड्राइनेस विंटर मॉनसून में रिवर्सल ऑफ द विंड्स की वजह से रहती है। तो ये अक्टूबर के बाद ये फिनोमिना शुरू हो जाता है, टिल फरवरी यही तरीका का विंटर मॉनसून का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये चीज हमें बतानी थी, साथ में 2 डायग्राम है वो मैंने एसोसिएट कर दी है मॉनसून के साथ। तो आज के सेशन में हमने 2 सवालों को कवर किया, एक सवाल डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर पूछा गया, एक मॉनसून के ऊपर पूछा गया। हमने कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, डायग्राम। देखो सिंपल फंडा क्या है ज्योग्राफी में, कॉन्सेप्ट पकड़ लो, डायग्राम पकड़ लो। फिजिकल में अगर ह्यूमन है तो वहां पे करंट अफेयर डाल दो, डेटा डाल दो। जैसे मॉनसून के अंदर भी रेनफॉल की बात हुई तो मैंने डेटा कोड करवाया, डेक्कन प्लेटू हुआ तो मैंने बोला कि इसका एक्सटेंड डालो कि कितना स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, डेटा डालो। तो डेटा हमेशा आपके आंसर के अंदर
ग्रेविटी वजन लेकर आता है। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में हम ऐसी ज्योग्राफी के अदर एस्पेक्ट को कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।